हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS GK क्लासेस में। साथियों, एक बार फिर लेके हाजिर हैं आपके लिए SSC CGL जो आपका चल रहा है 2024 का बैच। इसमें आज सेट नंबर ये आपका 5वां हो जाएगा, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर से संबंधित होंगे। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डेली आपको 9 बजे ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल GDS GK क्लासेस पर। और सुबह के ही 11 बजे आपको हम लोग लाइव हो जाएंगे आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, और फिर शाम को 7 बजे लाइव होंगे हम लोग RPF SI कांस्टेबल के लिए। और आपकी आगामी बैच में MTS और UPPSCS और RO ARO के लिए हैंड राइटिंग नोट से संबंधित आपके टॉपिक वाइज सॉल्यूशन मिलेंगे, और MTS का प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। ये आपके प्रस्तावित बैच है कुछ, ठीक है, जो जल्द ही आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज के लिए लुसेंट बुक का 2000 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। पहले नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है। तो जो सूर्य होता है, ठीक है, जो सूर्य होता है इसका जो प्रकाश हमारे धरती पे आता है, ठीक है, धरती पे, तो हम जो मनुष्य यहाँ पे रहते हैं जिनको भी विटामिन डी प्राप्त होता है, तो ये जो विटामिन डी जो है ये आपके सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सभी दूरी पर वस्तुओं को देखने के लिए आँख की क्षमता को कहा जाता है। सबसे पहले तो जानिए कि लेंस जो होता है, लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर से। किससे? डायोप्टर से, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है कि सभी दूरी पर वस्तुओं को देखने के लिए आँख की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो सभी दूरी पर वस्तुओं को देखने के लिए आँख की जो क्षमता होती है उसको कहा जाता है ओकोमोडेशन, ठीक है, आकोमोडेशन कहा जाता है इसको। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, आकोमोडेशन। सभी दूर पर वस्तुओं को देखने के लिए आँख की क्षमता को जो कहा जाता है आपका आकोमोडेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रेडियो तरंग संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल की परत कौन है। यहाँ पे अब परतों के बारे में हो रही है बात। तो रेडियो तरंग संचरण के लिए जो 4 आपके हैं वायुमंडल परत, इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से जो आपका आयन मंडल होगा, इसमें रेडियो तरंग संचरण बहुत ही सुगमतापूर्वक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी। ये सभी क्वेश्चन आपके SSC CGL में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए, इसका आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। अगर जो आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। तो किसी पदार्थ के विलयन को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी जो विलयता होती है उस पर ये प्रभाव पड़ता है कि वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको इंपॉर्टेंट करिए। तो ये जो कौन सा वायु घटक है जो जलने में सहायक होता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा हमको ऑक्सीजन करना है। ऑक्सीजन क्या होता है कि जलाने में सहायक होता है। तो ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। विकल्प ए हो जाएगा आपका सही। निम्नलिखित में से कौन वायु घटक जलने में सहायक होता है, तो ये होता है आपका ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है, ठीक है। सेल्सियस, पास्कल, केल्विन, फ़ारेनहाइट। तो इसमें से सभी लोग बता देंगे कि तापमान का मात्रक कौन नहीं होगा, ठीक, क्योंकि बहुत ही ईजी है ये। और इसको देखते हैं कितने लोग कमेंट के माध्यम से बता देंगे। क्वेश्चन देखते ही बता दीजिएगा, बाद में तो मैं खुद ही इसका बताऊंगा। तो देखिए, सेल्सियस भी आपका तापमान से संबंधित है, केल्विन और फ़ारेनहाइट भी तापमान से संबंधित है। बचा आपका पास्कल। पास्कल जो होता है, ठीक है, ये जो पास्कल है इसे हम दाब को मापते हैं, ठीक है, दाब, वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है पास्कल से। तो ये हो जाएगा आपका बी, कि यहाँ पे जो बी है पास्कल, ये तापमान का मात्रक नहीं है। बाकी आपके सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट ये सभी क्या है, तापमान के मात्रक हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न धातुओं में से कौन सी कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है, ठीक है, इसमें आपको बताना है। तो निम्न धातुओं में से जो आपकी मरकरी धातु है, ठीक है, ये जो मरकरी है ये आपके कमरे के तापमान पे द्रव्य अवस्था में रहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा कि मरकरी जो धातु है ये कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन है कि तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है। तो तांबा धातु जो है
इसका परमाणु क्रमांक पूछ लिया है। तो तांबा का जो परमाणु क्रमांक होता है साथियों, ये आपका होता है 29। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि तांबा का परमाणु क्रमांक क्या होगा, 29। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को हम सही कर देंगे। अगले क्वेश्चन में है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें सभी विटामिन बी के विटामिन आ जाते हैं, जैसे विटामिन 1 2 3 5 6 7 11 12, तो इसमें टोटल कितने विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। तो इसमें होते हैं टोटल 8 विटामिन। कितने, 8 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है, बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसमें टोटल आपके 8 विटामिन होते हैं। डॉक्टर आपको सर्वाधिक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का देता है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की बात करेंगे तो यहाँ पे 1921 में दयाराम बहादुर साहनी के द्वारा यहाँ पे खुदाई आरंभ कराया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन था। ठीक है, सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष यहाँ पे पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा पीपल। पीपल शुरू से ही सबका महत्वपूर्ण वृक्ष रहा है, आज भी है। यहाँ देखिए पीपल से क्या है कि रात और दिन दोनों टाइम ऑक्सीजन प्रवाहित होती है। ये नहीं कि दिन में ऑक्सीजन और रात में कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा होता है सभी पेड़ों में। जैसे नीम है सबसे खतरनाक, दिन में ऑक्सीजन की मात्रा ठीक देगी लेकिन रात में उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड देगी, ठीक है। लेकिन जो पीपल है ये सर्वाधिक ऑक्सीजन के साथ साथ रात और दिन दोनों टाइम में आपका ऑक्सीजन प्रवाहित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो 1206 में ये वंश अस्तित्व में आता है और ये मोहम्मद गोरी जो था, मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक, तो शमसुद्दीन कैमूर था, ठीक है, या कैकुकाबाद कभी कभी याद दे देता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किसने किया था। साथियों तो पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित करने का श्रेय जाता है शेरशाह सूरी को, क्योंकि ये बिहार से ही संबंधित थे। सबसे पहले बिहार से इन्होंने स्टार्ट किया था, बाद में इन्होंने हुमायूं को हरा के और वहाँ का अपना सूरी वंश की स्थापना की थी। बाद में फिर इसके मृत्यु के बाद हुमायूं आके सत्ता का परिवर्तन करता है। अगला क्वेश्चन है आपका गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं गांधी जी की, तो गांधी जी ने जो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो आपका किया था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से फिर ये भारत आए थे, फिर भारत आके यहाँ से गए थे, तो वहाँ पे कई सारी चीज़ किए थे। तो गांधी जी ने लंदन से इन्होंने वकालत पढ़ के फिर आए, तो 1893-94 के करीब में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे केस के सिलसिले में, और वहीं से इन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया। फिर 1915 में ये भारत वापस आए और उसके बाद से यहाँ पे सत्याग्रह सबसे पहले इनका आमरण अनशन जो था आपका नील बिहार में, ठीक है, वहाँ पे किया था, चंपारण में। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो सभी लोग जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हो जाएगा आपका कृषि, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृषि, कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है आपका कृषि, क्योंकि भारत कृषि संपन्न देश है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये लिया गया आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी को टिक करेंगे सही। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल निरोधक उपबंध किसमें वर्णित है। तो दल बदल निरोधक उपबंध ये हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। अनुसूचियों की संख्या है 12 और भाग है 22, ठीक है, याद रखिए। तो जो आपकी 10वीं अनुसूची है इसमें आपके दल बदल निरोधक उपबंध वर्णित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों संविधान सभा के जो संचालन समिति के अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन हो जाएगा एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन है। तो एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश हो जाएगा इसमें मालदीव। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी करना है कि जो मालदीव है, ठीक है, ये आपके एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो साथियों अंध महाद्वीप की बात करेंगे यहाँ पे
तो अंध महाद्वीप कहा जाता है आपके अफ्रीका महाद्वीप को, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व है, तो ये हो जाएगा आपका 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा सरचीप, मिजोरम में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। 10 मिनट के अंदर ही खत्म करना है साथियों। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये हो जाएगा आपका हॉकी। भारत और पाकिस्तान का दोनों का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घुड़सवारी का खेल परिसर क्या कहलाता है, तो घुड़सवारी का खेल परिसर की बात करेंगे तो एरिना कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके लिए, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, इसका आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। चलिए